आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हमारी अपडेट, बिहार सरकार के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आयुष के पदों पर जो भर्ती हो रही थी उसके पहले राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। और मैंने इसके पहले आपको अपडेट कर दिया था कि 15 से लेकर 30 मार्च के बीच में इस पे जो है कोई बड़ी अपडेट आने की संभावना है। और उसी के अनुसार हमें उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द 2-3-4 दिनों के अंदर में आयुष के इन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पदों पर जो है एक बड़ी अपडेट आ सकती है। उसी बीच हमें ये पता चला है कि अब जो है जितने भी इसके पहले काउंसलिंग हुई थी उसमें ऑब्जेक्शन लिस्ट यानी आपत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद संबंध में जो है नोटिस जारी किया गया है। आई अब ये जानना जरूरी है कि आपत्ति पत्र में क्या चीज़ें जो है हमें अलाउ रहेगी जिस पे हम आपत्ति कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें जो है कि जिस पे आपत्ति किया जा सकता है। जैसे कि बहुत से सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि आखिर आपत्ति पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि संभावना क्या है, आपत्ति पत्र में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या क्या क्या अगर आपने क्या क्लेम किया है उस आधार पे आपको किस तरह जो है कि आपके अंक मिले हैं। आपको जानकारी के लिए इतना बता सकते हैं कि अगर आपको उनकी गलतीवश जो है किसी को नंबरिंग में कोई भी दिक्कत हुई हो या कोई भी चीज़ें हुई हो तो उसको आपत्ति जो पत्र प्राप्त किया जा रहा है उसमें आप जो है आपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शन रेज में आपको किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आयुष तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो है आयुष के पदों पर जो भर्ती होनी है उसमें आपत्ति पत्र में आपको क्या क्या चीज़ों की अनुमति रहेगी, किस पे आप आपत्ति कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार। आपत्ति जो भी चीज़ें आएंगी या रेज द ऑब्जेक्शन में आपको जिन जिन चीज़ों पे आपत्ति पत्र जमा करना रहेगा उसकी जो संभावना है उसके बारे में आइए आज हम बात करते हैं। तो जनरली जो है कि मैं इस वक्त जो है फिजियोलॉजी के पदों पर जो नियुक्ति हुई थी उसके आपत्ति पत्र का पेज खोला हुआ हूँ। आइए जानते हैं, लगभग सभी के नियम एक बराबर ही होंगे। तो आइए जानते हैं कि आप आपत्ति किन किन चीज़ों पर कर सकते हैं। तो इसमें है कि अगर अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल तिथि डाल के जो है कि अपना देख लें कि किसी भी प्रकार के प्राप्तांक में अगर कोई भी गलती है तो उसके लिए जो है जो उनका टोटल प्राप्तांक बन रहा है अगर उसमें कोई भी गलती आ रही है तो इसके लिए वो जो है आपत्ति पत्र दायर कर सकते हैं, या रेज द ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके अपना ऑब्जेक्शन जो है रेज कर सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है दर्ज किया जा सकता है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म, लिंग, तिथि, ये किस कोटे में है, प्राप्तांक आगे आदि देख लें। और इसके अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो उस पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। अब जो है आपत्ति के लिए कोई भी ईमेल माध्यम या कुरियर या डाक से आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति करने वाले लोग पहले इसको पूरी तरह से समझ लें। पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी आपत्ति के दौरान जो भी आपका काउंसलिंग हो रहा था उस दौरान अगर संस्थानों के प्रमाण पत्र में कोई भी गड़बड़ी जो है देखने के अभ्यर्थी की लगती है तो उस कंडीशन में आयोग स्तर पर संदेहास्पद या जांच उल्लेखित किया गया है तो उसको जो है कि आप आपत्ति में डाल सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है कि आवेदन में जिन अभ्यर्थियों ने अनुभव का दावा नहीं किया था, जैसे कि आप जब आवेदन आपने किया और आपने अनुभव का दावा नहीं किया और बाद में जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना अनुभव पत्र डालते हैं कि भाई ये हमारा अनुभव है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपने डाला है उस पे जो है अगर आपने फॉर्म में उस एक्सपीरियंस को नहीं डाला है और बाद में आप जमा कर रहे हैं तो आपके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि संविदा के आधार पे जो अंक मिलने थे आपको, प्रत्येक जो है कि पॉइंट जो मिलता है तो वो कार्य अनुभव के आधार पर संविदा के आधार पे जो अंक मिलने हैं वो बिहार सरकार के अंक अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो कार्यरत हैं
उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है और वेतन भुगतान है, ये सब चीज़ें जो है एक डेट के अनुसार होनी चाहिए। जो भी आपके एप्लीकेशन में लिखा गया, अगर उसके बाहर की है तब भी आपका नहीं माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं ये फिजियोलॉजी का बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी में है, फिजियोथेरेपी का मैं बता रहा हूँ। सेम इसी तरह की कंडीशन जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आयुष के पदों में भी आएगी। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन में जिन कोटि में आपने दावा किया, मान लीजिए अगर आपने ओबीसी में दावा किया या एसटी में दावा किया और जो है उसका प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि का आपने प्रस्तुत नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी आपको जनरल में ही रखा जाएगा। तो ये भी एक मामला है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने महिला कोटि में है, महिला कोटि के आरक्षण में दावा किया है, परंतु वो जो है उसके लिए जो भी जाति या क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी चीज़ें हैं, वो अगर दावा पर पेश नहीं करती है, ऑन टाइम पेश नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि में ही रखा जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ऑन डेट पर नहीं है तब भी वो आपके मान्य नहीं होंगे। अगर आपने कोई कोटे में रिजर्वेशन के लिए दावा किया है और आपने काउंसलिंग के दौरान मान लीजिए कि वो दावा नहीं पूरा करते तब भी नहीं होता है। बहुत लोग एक भी कह रहे हैं कि सर हमने जो है कि जनरल हमारा ओबीसी था, हमने जो है कि डॉक्यूमेंट हमने फॉर्म में जो है कि जनरल भर दिया था, लेकिन काउंसलिंग में हमने ओबीसी कोटा को शो किया है, तो क्या हमारा ओबीसी माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। जो आपने फॉर्म में भरा है वही माना जाएगा। यानी कि जो फॉर्म में आपकी चीज़ें भरी गई हैं वही मानी जाएंगी। और जिस जिस आधार पे बिहार बोर्ड ने बोला है या बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बताया है कि भाई इतने से इतने समय तक का आपका फॉर्म होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें अगर उस समय तक नहीं है तब भी आपको वो मान्य नहीं किया जाएगा। कुल मिला के आपको जनरल में ही प्रेषित किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिन लोगों को जो है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से नौकरी कर रहे हैं उनको भी रिजर्वेशन में या उनको भी नंबरिंग जो मिलनी है उसको नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार सरकार के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को अनुभव का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अनुभव का लाभ जो है उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो बिहार सरकार के अंदर कार्यरत हैं। अनुभव का लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः उसी दावे पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने किया है आपने और बाद में आप दावा कर रहे हैं तब भी कोई नहीं है। और अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मी में हैं तो आपको अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है उससे जो काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ऑब्जेक्शन में आपके अगर नाम में कोई गड़बड़ी है, नंबर अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो दावा किया है उससे विपरीत जो है कि आपको नंबरिंग दिया गया, तो आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपका यही जानकारी है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपने फॉर्म भरते वक्त दावा किया है और काउंसलिंग के दौरान अगर आपने वो सभी चीज़ें जमा करी हैं फिर भी आपको काउंसलिंग के दौरान उतने नंबर नहीं मिले हैं, तो आप दावा कर सकते हैं। कुल मिला के अगर जो है कि आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म में आपने दावे नहीं किए वो चीज़ें और आपने काउंसलिंग में जमा किया है, तब आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये एक संभावित रेज ऑब्जेक्शन है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमारा निवेदन है कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म दुरुस्त हैं वो अपने फॉर्म दुरुस्त रखें, अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त रखें कि अगर ऑब्जेक्शन में कोई कमी आती है तो उसको जो है कि रेज द ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। होमियो रीडर पर ये एक अपडेट है। अभी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऑब्जेक्शन की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है, जिसके थ्रू आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, रेज द ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो होमियो रीडर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।